नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी कुछ दिन पहले शरद पवार का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें शरद पवार ने कहा था कि अब रीजनल पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और उसको कांग्रेस में मिल जाना चाहिए। लोगों ने उस स्टेटमेंट को इतने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अविरल जी बीजेपी से, हमारे साथ है राजीव खुराना जी इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, लॉयर हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के तरफ से अर्पित जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो शरद पवार ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो शरद पवार कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियन तो है नहीं। अब वो अपने रिटायरमेंट के एज पे है, एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको आज हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो क्यों दिया है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो यूपी में, चाहे वो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी हो, या साउथ की बात कर ले, चाहे आप कलकत्ता में टीएमसी की बात कर ले, इनका सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है? मुस्लिम। प्लस उन्होंने एक कम्युनिटी को पकड़ा हुआ है, जैसे बिहार में यादव, यूपी में यादव, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का जो लोकल जाति है उनका। अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रहा है, जैसे कि जहां जहां पे कांग्रेस जीत रही है वहां पे वो ओबीसी और एसटी एससी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे रही है। तो कर क्या रही है कांग्रेस? हर स्टेट में वो एक मैसेज देना चाह रही है कि तुम जो मेरे कोर वोटर थे, जो तुम लोकल पार्टी को चले गए थे, रीजनल पार्टी को चले गए थे, तुम अब वापस मेरे में आ जाओ। यानी कि जहां से उनका उद्गम हुआ था वो वापस आ जाए। आपको ये जानना चाहिए कि जितने भी रीजनल पार्टी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, उनके नेताओं का उद्गम कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कांग्रेस से ही हुआ है। तो कांग्रेस जो है उसको पहले से पता था कि 2024 के चुनाव में वो जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्थिति जरूर पैदा कर सकते हैं जब वो स्टेट से रीजनल पार्टी के प्रभुत्व को खत्म कर दें। तो आइए इसी टॉपिक पे डीप विचार करते हैं और सबसे पहले अविरल जी के पास जाते हैं। अविरल जी, आपने कभी सोचा कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया है, उसके पीछे इतना बृहद प्लानिंग था कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज के समय में बौखलाई हुई है, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इनके नेताओं के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही है। और ये बौखलाए हुए क्यों हैं? ये इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सच्चाई जनता के सामने रख दी है, जनता के बीच रख दी है, पब्लिक डोमेन में रख दी। उसके साथ साथ जिस प्रकार से इनके घरों में पैसे मिल रहे हो वो स्पष्ट कर रहा है इस बात को। जो रिसेंट केस है झारखंड का, उसे देख सकते हैं आप। धीरज साहू के केस को आप उठाकर देख सकते हैं। 60 साल इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। केवल एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास किया, एक वर्ग के लिए ही ये कार्य करते रहे। माइनॉरिटीज के संबंध में ही केवल और केवल ये जानते हैं। ये अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पर बताते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो फॉर्मूला है वो एक तरीके से दोधारी तलवार की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जैसे यूपी और बिहार या तमिलनाडु में या कर्नाटका में अगर वो एससी एसटी का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लोकल पार्टी हैं उनके जो एससी एसटी के वोटर्स हैं उसको भी तो नाराज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यादव ओबीसी में है और यूपी में अगर कांग्रेस जो है अगर मुसलमानों को एक मुश्त अगर आरक्षण की बात करती है, तब तो एसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ यादव चटक जाएंगे, और यही कांग्रेस चाहती है। देखिए, दो चीज है रोहित जी। सबसे पहले कि ये जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, अगर केवल आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए बिल्कुल, तो इसके अलावा जितनी भी पार्टियां आज के समय में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है और जो उसके बड़े नेता हैं, ये सारे नेता जेपी मूवमेंट के बाद के निकले हुए नेता हैं। और ये सारे कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस पार्टी की ही राजनीति करते थे और कांग्रेस पार्टी की ही विचारधारा से जुड़े हुए थे।
अब 2024 की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, लगभग, चाहे आप बिहार में नीतीश कुमार को देखें, राजद को देखें, टीएमसी को देखें, एनसीपी को देखें या साउथ की पार्टियों को देखें, तो लगभग सभी पार्टियों का जनाधार कम हुआ है। किसी पार्टी का जनाधार 2014 के बाद नहीं बढ़ा। हाँ, वो राज्यों में रहे, विधानसभा में सीटें पार्टियों ने जीती, रीजनल पार्टियां, लेकिन नेशनल स्तर पे पार्टियों का कहीं ना कहीं जो है एकदम हाशिए पे आ गए। राजद की जिस प्रकार की स्थिति हुई, नीतीश कुमार की जिस प्रकार की स्थिति हुई, बीजेपी की स्थिति हुई, टीएमसी की, बंगाल में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 19 से अधिक सीटें जीत ली, और महाराष्ट्र में भी एनसीपी और शिवसेना को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक तरीके से आप कहें कि दोनों में आज के समय में कन्फ्रंटेशन है। तो बिल्कुल। क्षेत्रीय पार्टियां इस बात को अच्छे से समझती है कि उनकी जो जमीर है और जो उनकी साख है वो तभी बच पाएगी जब वो खुद अपने स्तर से चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी के सिंबल पे। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ पहले लाई जाए, उसके बाद धीरे धीरे जो सिंक करने वाली बात है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाए। 1975 से लेकर 2024 तक आप देखिए कि जितनी पार्टियां महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, सबका जनाधार कम हुआ। आज 2024 में अगर शरद पवार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा एक है और उनको एक साथ आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये डर है। ये जो हिंदुइज्म, जो सनातन, राष्ट्र की एकता और अंतर्राष्ट्रीय। अर्पित जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 सर, जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम आरक्षण दे रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव और मुस्लिम, तो अगर ओबीसी का वोट काट के, ओबीसी का आरक्षण काट के अगर मुसलमानों को दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो आपके लिए खतरा बनती जा रही है। और आप उसी के साथ अलायंस करके पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं आप अपने लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं स्टेट में? नहीं, गठबंधन से सब जितनी भी जनता है सब लोग जुड़ना चाह रही है। कैसे? जो गठबंधन है अपना बीजेपी और इंडिया गठबंधन है जो, उसमें सब लोग अपने साथ जुड़ना चाह रहा है, कोई भी हो, कैसे भी हो, क्योंकि जितना भी युवा है सब परेशान है। अच्छा, हाँ, ठीक। बेरोजगारी के चक्कर में सब परेशान है। तो बेरोजगारी तो समझ गए कि एक समस्या है, वो तो नेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रीजनल हम बात करें, क्योंकि आज का टॉपिक रीजनल है, तो आपका वोट बैंक खराब कर रही है ना, क्योंकि कांग्रेस अगर आपका मुस्लिम वोट बैंक को छीन लेती है समाजवादी पार्टी से, तो आपके पास बचेगा? नहीं, कांग्रेस जो है वो अपना मुस्लिम वोट छीन नहीं रही है, वो अपना वोट बैंक बना रही है। मेन बात ये है कि अपने साथ में जुड़ के, मेन बात है कि अपनी इंडिया गठबंधन को अपना विजयी बनाना है। ठीक है खुराना साहब, जो शरद पवार ने जिस पॉइंट को पकड़ा है, क्योंकि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और पता है उसने किस दिन पकड़ा? जिस दिन वो अपने बूथ पे वोट देने गए, तब उनको समझ आया कि कांग्रेस ने कितना बड़ा गेम कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 2024 के चुनाव वो जीत नहीं सकता, तो 24 के चुनाव की उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि ताकि वो रीजनल पार्टीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डैमेज कर सके और उनके वोट बैंक को तोड़ सके। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? 100%। देखो, उन्होंने, कांग्रेस क्या गेम खेल रही है, वो जहाँ ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वहाँ पे उनको कम सीटें दे रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनको कम सीटें दे रही है, वो इतना लो प्रोफाइल खेल रही है कांग्रेस 2024 के इलेक्शन। वो उनका जो आंखें हैं वो उसके बाद की हैं, उनकी सोच उसके बाद की है। कैसे, मैं बताता हूँ। हर एक के, देखिए, पहले उन्होंने कितनी देर आंध्रा में मुस्लिम वाला कार्ड खेला, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह उनको मना किया गया। अब वो हर जगह खेल रहे हैं।
वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखो हम मुसलमानों के लिए सब, जो अगर कोई है खैरो नकार है तो हम ही है। अब क्या हो रहा है, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि आज तक इन रीजनल पार्टियों के पलने के पीछे जो एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जो एक सेंटीमेंट थे, उसके कारण ये यूनाइट थे मुस्लिम वोट। अब मुस्लिम वोट तो तैयार है, वो तो ये कहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हो अगेंस्ट बीजेपी उसको वोट दो। ठीक है, मैं फिर आता हूँ डॉक्टर अविरल जी। आज अमित शाह ने एक भाषण में रायबरेली में कहा कि सोनिया गांधी को जो फंड दिया गया था एज ए एमपी अपने क्षेत्र में खर्चा करने के लिए, उन्होंने किया तो 100% खर्च है, लेकिन उसका 70% से ज्यादा पैसा मुस्लिम तुष्टिकरण पे खर्च किया है। वो इसलिए किया है ताकि वो यूपी में एक मैसेज दे सके कि देखो मुसलमानों के लिए सबसे सच्चा पार्टी कांग्रेस ही है। बिल्कुल, ये सही बात है और ये तथ्यों पर आधारित है। उसके साथ साथ ये हिंदू मुस्लिम करने का काम कांग्रेस वाले ही करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग ही करते हैं। ये हिंदू और मुसलमान का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम का काम करती है बीजेपी। तो आज से नहीं, बहुत पहले से चालू कर रही है। नहीं, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में बोल रहे हो तो आप बता दीजिए मुजफ्फरनगर दंगे के विषय में। हिंदू मुस्लिम की आपने बात करी तो ये काम बीजेपी करवा रही है। आपके पास कोई चारा नहीं, सिर्फ आपके पास रीजनिंग मंदिर है, मंदिर को लेके आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर दंगे के विषय पर जानना चाह रहा हूं जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान घटित हुआ था। इसका आप उत्तर दे दीजिए। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव के समय में गुंडों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को जिस प्रकार से बढ़ावा मिला वो सबको मालूम है और मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है। अगर आप जानना चाहते हैं मैं एक एक करके बता देता हूँ। इस समय मौजूदा सरकार में क्या हो रहा है? बता दूंगा। नहीं, इस समय मौजूदा सरकार में क्या हो रहा है? उसके साथ साथ आपको लेना आतिफ अहमद को ले लीजिए, मुख्तार अंसारी को ले लीजिए। इंसान है आपकी पार्टी से सब जुड़े हुए हैं, जैसे देख लीजिए आप। देखिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, विदाउट एविडेंस, विदाउट फैक्ट आप इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अपने गिरवान को झाड़ कर देखने का प्रयास समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को करना चाहिए। समय का अभाव है सत्य प्रकाश जी। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा पैसा सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण पर खर्च किया अपने एमपी फंड का, तो वो कहीं ना कहीं तो मुसलमान को, यूपी के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहती है, पूरे भारत के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहती है कि देखो तुम हमारे पार्टी को छोड़ के जो रीजनल पार्टी के पास गए हो, लेकिन सच्चा मुसलमान का पार्टी कांग्रेस ही है। और राहुल गांधी ने तो अपना कई बार बोला है, बल्कि एक बार तो ये भी बोल दिया कि देखो मैं आपका पार्टी हूँ और बीजेपी उनका पार्टी है, इशारा करते हुए हिंदू। रोहित जी, ये कांग्रेस पार्टी को भी अब मुझे लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए थी कि जो आज का भारत का मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो अब इन सब चीज़ों से बिल्कुल आगे निकल चुका है। और हाँ, एक वर्ग है मुसलमानों में भी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है, जिनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, जिनको केवल धर्म के आधार पे किसी पार्टी विशेष से जुड़ा रहना है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो प्रमुख है सोनिया गांधी, अगर उस प्रकार की वो कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं आप इस बात को जो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को कन्विंस करने के लिए कर रही है, मुसलमानों को खुश करने के लिए, तो जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आज के समय में समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, इन सभी पे ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि शाहजहां शेख जैसे, आतिफ अहमद जैसे और शहाबुद्दीन जैसे माफिया इनके राज में फले फूले। और पूरे देश ने इस बात को देखा कि ये ऐसे माफिया जो है तब फैले जब ये ऐसी पार्टियां सत्ता में रही जो इनको प्रमोट। अर्पित जी, जैसा कि डॉक्टर अविरल जी ने इल्जाम लगाया है विपक्ष पे और खासकर समाजवादी पार्टी पे कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण पे ध्यान देते हैं और क्रिमिनल्स को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, तो आपका क्या जवाब है?
समाजवादी पार्टी पे ये सदियों से जो है सो कि ये सवाल उठता रहा है। तो बीजेपी सरकार क्या कर रही? बीजेपी सरकार क्या कर रही? बीजेपी की सरकार मरवा रही है सारे क्रिमिनलों को। किनको किनको? ये तो आपको तो पता ही है सारे क्रिमिनल किनको किनको मरवाया है। उन्हीं को मरवा रही जिनसे उनको खतरा है। मेन तो ये भी है मुद्दा। आप कहना किससे क्या जान चाहते दे रही, किससे नहीं जान दे रही? जो आपके नहीं, ये भाजपा में क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं इनको खुद ही मालूम नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं ये खुद ही मालूम नहीं है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य इनके पास नहीं है, कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। क्या आंकड़ों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं? ये बिना आंकड़ों के यहाँ बैठे हैं, विदाउट होमवर्क डिबेट में बैठे हैं। ये विषय से संबंधित जानकारी रखते ही नहीं है। ठीक है, खुराना साहब आप होमवर्क करके डिबेट पे नहीं बैठते। मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आप मोदी, ये क्या हो रहा है, कांग्रेस को नबर समझ आ आपकी गई है, साउंड कम आ रही है। कांग्रेस को नबर समझ आ गई है कि अल्टीमेटली हमारा जो कोर वोटर है वो पहले इनको समझ है कि मुस्लिम थे, दलित थे और सेकुलर हिंदू थे, इनका कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आज 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 की डेट में क्या हो रहा है, कांग्रेस ने अपना मुस्लिम वोटर, क्योंकि रीजनल पार्टी जितनी पली हैं, जितनी फल फूल रही हैं, उनमें मुस्लिम वोट क्यों उनके साथ है? क्योंकि वो एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी है, एंटी जो भी है व्हाट्सएप। सो अपने वोट बैंक को खींचने के चक्कर अब होगा क्या, जो अब आपने बात शुरू की, होगा क्या, हर एक को आप मुस्लिम प्लस कोई एक फैक्टर जोड़ के रीजनल पार्टी चल रही है। मुस्लिम अगर सरक जाएगा, मुस्लिम एकदम से सरकेगा, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे सरकेगा, एकदम से सरकेगा। जैसे वो सरकेगा तो इनका जो अपना वोटर है, मान लीजिए यादव हैं, यादवों में कुछ हिंदू माइंडेड होंगे, वो नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, ठीक है, तो यादवों में एक डिफेक्शन हो गया, एक कुछ पार्ट चला गया। अब लेकिन मुस्लिम वोट जो अगर एकदम से पड़ जाता है और यादव सरक जाते हैं तो रीजनल पार्टी के पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसको कैसे बताया जा रहा है, कांग्रेस ने क्या कैलकुलेट किया है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हम 400 प्लस चाहिए क्योंकि हमने बड़े डिसीजन लेने हैं, ये करना है वो करना है। अब बड़े डिसीजन में कांग्रेस ने अपने हिसाब से सोच लिया कि बड़ा, शरद पवार भी इस बात को भाप के कि वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे, ये इन्होंने वो कर दिया, तीन तलाक कर दिया, वो जो वहाँ बेचते थे हज उसकी सब्सिडी बंद कर दी, मुसलमानों के अगेंस्ट ये किया और ये करने जा रहे हैं। तो मुसलमानों को आइसोलेट और कर दिया और बिल्कुल इन रीजनल पार्टियों ने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि अभी तक बीजेपी के भी बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है। मोदी जी एक प्लान कर रहे हैं जिसमें जितना भी ईडी ने जब्त किया है अभी तक पैसा, जैसे 1 लाख कुछ करोड़ रुपया जो है ईडी ने जब्त किया है और आगे भी जो जब्त करेगी उसको उनके जहां से जब्त किया गया, मतलब जैसे मान लीजिए कि जिस घोटाले का वो पैसा जब्त किया गया है उन सभी पब्लिक को वापस किया जाएगा, इसका प्लानिंग कर रहे हैं। और इसका जो है एक लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में इसको पास करा के सबको ये पैसा वापस किया जाएगा, इस पे काम चल रही है। और जो उस लीगल टीम के हेड हैं, समहाउ मैं उनको जानता था और मैंने उनसे ये बात निकलवाई है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या होगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज का हक या उनका वोट बैंक खा रही है, क्या लगता है कि चुनाव के बाद, जीत या हार तो खैर 4 जुलाई को पता चल ही जाएगा, क्या जीत के बाद 4 जून के बाद क्या एक बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा? आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। 4 जून के बाद जो सबसे बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, खास करके जो विपक्षी दल है उनके बीच में, वो आपस में सिर फुटौल करेंगे, आपस में ही एक दूसरे। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और जिस प्रकार की संभावना है, अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है सरकार में, तो आपस में जितने विपक्षी दल हैं, खास करके आप टीएमसी, शरद पवार, उधर भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव,
ये जो नेता है ये आपस में इस हार की पूरी जो जिम्मेवारी है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो उनके युवराज हैं उस पर फोड़ देंगे। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि उनकी वजह से इस चुनाव में हार हुआ। और क्या इस बार ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे हार के बाद? नहीं, देखिए अभी तक जिस प्रकार से जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं, आज केजरीवाल ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 200 के आसपास सीटें आएंगी और कांग्रेस पार्टी की जो है नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं अभी इनको उम्मीद है कि इस बार जो है इंडी गठबंधन सत्ता हासिल कर लेगी, लेकिन जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रास रूट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जनता का जो मूड है वो मोदी के प्रति एकदम क्लियर है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है अविरल जी एक सवाल जो लोगों के मन में अब केजरीवाल ने डाल दिया है कि बीजेपी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 75 साल के बाद हम रिटायर कर देंगे नेता को, और जो मोदी जी हैं अगले साल उनका 75 साल पूरा हो रहा है। तो केजरीवाल ने सबके मन में एक बात डाल दिया है कि भाई मोदी जी तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो आप वोट किसको दे रहे हैं? मोदी का रूल बनाया तो मोदी जी का रूल है, अडवाणी जी को रिकॉल करते हैं। ठीक है, जल्दी से अविरल जी। जी सवाल मेरे से है या इनसे है? आपसे है, पार्टी आपकी है तो आप ही से होगी ना। बिल्कुल, क्योंकि नहीं बीच में असम में बोल रहे थे मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपने घेराव में ध्यान रखें, अपने घर को संभालें। ये जिस प्रकार से आम आदमी बनकर आए थे और किस तरीके से खास आदमी और फिर जेल आदमी बन गए, ये सबको मालूम है। ये अपने शराब घोटाले के विषय में बताएं, ये बताएं कि इन्होंने जेड प्लस क्यों ली, तो ये वैगनार से इतने बड़े काफिले में घूमते हैं, तो इन्होंने शीश पहन दिया, ये इसका उत्तर दे। जनता जानना चाहती है, ये इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आखिर क्या कारण है? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए हम जीने वाले लोग हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चलाने वाले लोग हैं। हम गरीब मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, आवाम के हित की बात करते हैं, दूसरी ओर अविरल जी, मेरा चैनल मास को देखा जाता है, बिहार, यूपी, झारखंड और दिल्ली के कई हिस्सों में लोग केबल पे देखते हैं हमारा चैनल। क्या आप यहाँ के जनता को ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी पूरा 5 साल कार्य करेंगे? क्या आप विश्वास दे सकते हैं? देखिए आपने सवाल पूछा है तो किस आधार पर पूछा है? आपने पूछा है अरविंद केजरीवाल जी के आधार पर, तो अरविंद केजरीवाल जी के आधार पर यदि आप ये प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो तो पहले अरविंद केजरीवाल जी से आप सवाल पूछिए कि अरविंद केजरीवाल अपने उत्तर दे। ये जो मॉरल ग्राउंड पर इन्हें देना चाहिए था वो क्यों नहीं दिया आपको? ये जेल से सरकार चलाने का प्रयास किस प्रकार से किए वो सबको मालूम है। ठीक है, ये अपने बारे में कुछ बताएं। ये खुद को आम आदमी कहा करते थे, आम आदमी मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हो, काफिलों के बीच में घूमता हो, जॉटनेस में रहता हो, ऐसा कोई आम आदमी नहीं मिला। और जिस तरीके से जहां तक उस योजनाओं की बात और जनता के कल्याण की बात, इनके बारे को आप पूछिए। जमुना सफाई रोड किस क्या, इस बात को आप इनसे जान लीजिए। जमुना जी को साफ करने जो हमारा वादा है तो मोदी जी का वादा है, तो मोदी जी की गारंटी है, उसके पूरे होने की भी गारंटी है। हम वादे पूरे करने वाले लोग हैं। आपको प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक है उसमें ये है कि जो शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रीजनल पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रही है, उनको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। उसके पीछे का स्टोरी ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करके रीजनल पार्टी से मुस्लिम वोटर को तोड़ रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को आरक्षण दिया जा रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन को, तो उससे क्या होगा कि जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी का एक एग्जांपल है, तो अगर आप SC ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को देंगे तो एक तो समाजवादी पार्टी से SC ST यानी कि OBC भी हाथ से चटक जाएगा और मुस्लिम भी चटक जाएगा। तो इसी कारण से शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस जो है वो सारे रीजनल पार्टी का अस्तित्व खत्म कर ली है।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जैसे झारखंड में भी जो हेमंत है उनका वोट बैंक मेनली मुस्लिम है, तो अगर कांग्रेस वहां पे मुस्लिम वोटर्स को तोड़ लेता है तो फिर उनके पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचेगा। तो अब क्या भविष्य देख रहे हैं रीजनल पार्टीज का? देखिए, रीजनल पार्टी जो है वो वास्तव में उनका उदय का भी तो इतिहास है। रीजनल पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के व्यक्तिगत आकांक्षाओं और उनके अहम को ठेस लगने के कारण जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और गरीबी के नाम पर, विकास के नाम पर पार्टियां बनाई गई थी। और किसी भी क्षेत्रीय दल ने अपना विकास किया, कोई क्षेत्रीय दल भारत में नहीं बता सकता है कि उसने समग्र विकास अपने राज्य का किया। तो अब इनका ऐसे भी अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक प्रक्रिया है, देखिए, राजनीतिक सामाजिक एक प्रक्रिया होती है जिसपे एक अभाव आया, बाढ़ आता है, गड्ढा सब भर गया पानी से, उसके बाद बाढ़ चली गई, कीचड़ बना, कीचड़ के बाद मामला खत्म हो गया। तो ये राजनीतिक जो कमियां आई थी, कीचड़ के बाद कीचड़ में कमल खिल गया। कमल खिला, इसका कारण भी है सर। कमल ने कुछ नहीं किया, इसने जनता की नब्ज को पकड़ा, उसकी आकांक्षाओं को पकड़ा, उससे जुड़ गया और वो उसकी बात करने लगा। तो मैं आपकी बात करूंगा तो आपका दोस्त बनूंगा ही, आपकी तरक्की होगी होगी। मैं अपनी बात करूंगा, उसको स्थापित करना चाहूंगा, तो फिर विरोध होगा, विपक्ष होगा, बहुत सी बातें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस को पहचाना, उसकी भावनाओं को, और तदनुरूप उस पर काम किया। इसका उसको इनाम मिल रहा है। कल नहीं करेगी, कल इसकी भी दुर्गति हो जाएगी। राजनीतिक प्रक्रिया जो पार्टियों के उत्थान के सर जो है तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या जनता के विश्वास को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए सर, जो आप अपना पक्ष रखिए, सहमति असहमति, मैं विरोध में तो विश्वास करता नहीं हूं, ये आप कह रहे हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि उसने काम किया है। तो भाई साहब बताइए, 10 बड़ा कि 1 बड़ा? ठीक है, पूरा दुनिया कह रहा है। बड़ा दुर्भाग्य कि भारत में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड मोदी जी का आज नाम लेता है। या तो वो लोग पागल है, हम लोग अक्लमंद है विरोध करने वाले। ठीक है सर, ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। खुराना साहब जल्दी से 30 सेकंड। मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ। टॉपिक में अगर कांग्रेस की गेम तो बहुत शानदार है, कांग्रेस खेल भी बहुत बढ़िया रही है। कांग्रेस 2024 का आगे का देख रही है, ये भी ठीक है। पर यहाँ थोड़ा सा कांग्रेस और रीजनल पार्टी जो बीजेपी को नहीं समझ पा रही, वो बीजेपी एक कैडर पार्टी है। बीजेपी में एक मोदी के बाद 50 मोदी तैयार हैं। इन रीजनल पार्टियों में तो परिवार तैयार है, एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, चौथा परिवार, वही चलेगा। तो मोदी के बाद मोदी 10 तैयार हैं, आरएसएस तैयार कर देती है, उन्होंने करे हुए बैकअप प्लान। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। परिवारवाद जब आता है, जो मानिक जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। जब वो अलग होते हैं, ईगो होती है, उनका अपना एक कैलकुलेशन होता है, उसमें अपना पार्टी बना लेते हैं रीजनल। लेकिन जब वो जो नेता अभिनेता जो स्ट्रांग होता है, जो बनाता है पार्टी, फाउंडर होता है, उसके बाद अगर सेकंड जनरेशन आती है, वो उसको डैमेज करती है। और अगर थर्ड जनरेशन आ जाए और ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि उसको मौलिक विचारधारा से या मौलिक समस्याओं से कोई लेना। जैसे अभी इस आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, समाजवादी पार्टी में हमारे बैठे हुए हैं प्रवक्ता, ये बताएंगे, इनकी पोती, मुलायम सिंह जी की पोती और इनकी बेटी, वो प्रचार के लिए यूके से आई हुई है। मतलब थर्ड जनरेशन तैयार है, लोगों को दिख रहा है। जब वो रैलीज में जा रही है, उसमें जा रही है, तो सबको पता है ये थर्ड जनरेशन तैयार हो गई है। तो ये अंडर एस्टिमेट, ये समझ नहीं पा रहे। बीजेपी में कोई सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन नहीं होती। बीजेपी में नया ही मोदी आएगा, उसके बाद और मोदी आएगा। मैं ये कहना। ठीक है अविरल जी, अरविंद केजरीवाल ने एक और सवाल उठाया है। वो सवाल है कि जैसे ही पार्टी जीतती है आपकी,
आप योगी जी को यूपी से हटा देंगे? बोलिए अविरल जी। बोलिए। जी देखिए, योगी जी को हटा देंगे नहीं हटा देंगे, या अरविंद केजरीवाल को कैसे पता है? ये क्यों बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं है, अरविंद केजरीवाल तय करने वाले व्यक्तियों में से नहीं है, अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी में नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को एक ज्ञान कहां से हुआ? अरविंद केजरीवाल को जेल में ये सब कुछ कहां से पता चल गया? वो तो बाहर भी नहीं था इतने दिन तक। जेल में कौन से किस सूत्र के माध्यम से इस जानकारी को ग्रहण करके बाहर आज के समय में बता रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल को इन सब चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बिना तथ्यों के बोलने के लिए, विदाउट फैक्ट्स बोलने के लिए माहिर है और जाने जाते हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है और ना ही कोई उसका प्रूफ होता है। ये बिना प्रूफ के बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी को देखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल अपने को देखें। अरविंद केजरीवाल की 7 में से 0 स्वीकार है दिल्ली में। इस विषय को मुझे देखना चाहिए। क्या योगी जी की चिंता छोड़ दे? योगी जी निरंतर उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ये योगी जी से अपनी तुलना क्या करेंगे? ये योगी जी की बात क्या करेंगे? योगी जी उत्तर प्रदेश का प्रकार से विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बनाने का कार्य कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। ठीक है अविनाश जी, मैं फिर आता हूँ। मानिक जी, एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि रायबरेली के एमपी यानी कि सोनिया गांधी ने अपना पूरा फंड खर्च किया है, उसका 70% हिस्सा मुस्लिम तुष्टीकरण पर खर्च किया गया है। और जिस तरीके से तमिलनाडु और कर्नाटक में मुस्लिम जो आरक्षण ये दे रहे हैं 4% का ओबीसी से छीन कर, तो क्या ये एक तरीके से क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं पूरे इंडिया के मुसलमानों को कि भाई देखो अब मैं ही हूं तुम्हारे लिए सबसे सगा? सर ये मैसेज तो उन्होंने उसी दिन दिया था जिस दिन भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी, और जाते हुए मुसलमानों को कहा अगर तुम नहीं जाना चाहते तो रुक जाओ, तुम्हारा वोटिंग राइट रहेगा। तुष्टीकरण तो उसी दिन से शुरू हुआ है सर। कांग्रेस के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं है, ये इनकी आदत है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, ये इनके राजनीतिक फॉर्मूले की एक चाल है। ठीक है, तो ये हमेशा चलते हैं, खुद के चलते हैं। 30 सेकेंड आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए जल्दी से, अब प्रोग्राम खत्म करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम हो गया। किससे बोले सर? मानिक जी बोलिए। मेरा बोलना है मुस्लिम तुष्टीकरण जो है, अब ये शब्द माने ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये एकदम साफ साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हितों के लिए कानून भी बनाती है, प्रमाण है, और उनके हितों की रक्षा करती है। रह गई रीजनल पार्टी की बात, तो भारतीय राजनीति में रीजनल पार्टियों का उदय जो है वो अहंकार और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हुआ था। एक समय आएगा ये अपने आप समाप्त भी हो जाएगा, फिर कोई एक नई चीज आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय दल में सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और वैसे समय में बहुत से लोग आगे आते हैं और ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। पहले भी राजा होते थे, सूबेदार बगावत करते थे, दैट्स ऑल। ठीक है खुराना साहब, जल्दी से 10 सेकेंड। ये जो मुस्लिम लीग वाला जो कंसेप्ट है, ये साउथ में, केरला में और उसमें अभी भी एग्जिस्ट करता है, और कांग्रेस उसकी पार्टनर रही है अभी भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीग वाला सारा वही लेके कांग्रेस आज भी चल रही है, और हिंदू वोट क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, हिंदू और मुस्लिम का सीधा सीधा 2 पार्टियां बनने जा रही हैं, और रीजनल पार्टी इस हाथियों की लड़ाई में घास। ठीक है अर्पित जी आप क्या बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड में आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए। बोलिए। मुस्लिम तो इसी देश का नागरिक है, वो कहाँ जाके रहेगा? और कांग्रेस बीजेपी तो भी जो है ट्रिपल जो ये हटाया है, तो उसको जाके कैसे क्या करेगा बताइए आप। ठीक है, मुस्लिम भी इसी देश का नागरिक है, वो भी जो है आजादी में अपना जो है सहयोग दिया है, बहुत जो है आगे रहा है। मैं 5 सेकंड में अर्पित जी का बात का जवाब दूं। जल्दी से। देखिए अर्पित जी, बात मुस्लिम की हो रही है, पूरी धर्म की हो रही, कम्युनिटी की हो रही।
ये कम्युनिटी अगर आधार अलग अलग आधार पे वोट देती होती कोई इशू नहीं था, हम इस बात को डिस्कस भी ना करते, क्योंकि ये इकट्ठे होकर वोट देते हैं, मोटिवेटेड देते हैं, एक मेथड में देते हैं, इसीलिए ये चर्चा का विषय बन रहा है और इसीलिए फेवर और अगेंस्ट काम बात होती है। ठीक है। अविरल जी, इस टॉपिक पे आपका क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में। जी देखिए, आज के समय में इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, विपक्ष समाप्त हो चुका है, इस बात को पहली बात समझिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से जेल से बाहर आए, उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता और मेरे समर्थक इकट्ठे हो जाए कर्नाटक प्रदेश के हनुमान मंदिर पर। हनुमान मंदिर हनुमान जी के दर्शन के लिए वो गए थे। तो आप उस बात को देखिए, इस रियलिटी को देखिए। इन्होंने सबको कहा था कि सब लोग आए, हजारों की संख्या में आए, और वहां 100 समर्थक भी नहीं थे जो इनके पक्ष में पहुंचे हो। ये रियलिटी है, बात को समझ लेना चाहिए। पंजाब का मुख्यमंत्री भी था, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी था, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व था, उसके बावजूद भी 100 आदमी वहां इकट्ठे नहीं हुए कर्नाटक प्रदेश के हनुमान मंदिर पर, अरविंद केजरीवाल के बुलाने पर भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो शरद पवार ने कहा है बहुत ही सोच समझ के कहा है। जिस तरीके से कांग्रेस एक नए पॉलिसी के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है, रीजनल पार्टी के लिए जरूर ही एक खतरा है, और मेरे ख्याल से रीजनल पार्टीज भी इस इलेक्शन के अंत तक इस बात को समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अविरल जी आप जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।